नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना। जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ चुके थे और संविधान पढ़ चुके थे, संविधान सभा हमारी चल रही थी, तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो गुलाम वंश हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के अंतर्गत। और गुलाम वंश अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि गुलाम वंश को आज कंप्लीट कर दिया जाए। और कह सकते हैं कि गुलाम वंश में हमने पीछे पार्ट पढ़ाया था, वो रजिया सुल्ताना पढ़ाया था। और रजिया सुल्ताना की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो रजिया सुल्ताना हमने बिल्कुल कंप्लीट बताया था, बिल्कुल कंप्लीट भाग हो चुका था। और रजिया सुल्ताना की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम थोड़ी कहानी पीछे की देखते हैं तो गुलाम वंश के बाद, रजिया के बाद अगर हम देखते हैं तो बहराम शाह शासन करेगा और उसके बाद करेगा महसूद शाह, और महसूद शाह के साथ करेगा एक नसरुद्दीन महमूद। तो देखते हैं अगर तीनों पार्ट अगर समाप्त कह सकते हैं कि तीनों राजाओं को, तीनों शासकों को अगर मैं कंप्लीट करा पाऊंगा तो हो सकता है कि इसी पार्ट में करा दूं, नहीं तो दूसरा पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम देखें रजिया सुल्ताना की कहानी, तो रजिया सुल्ताना की क्या हो जाती है, एक षड्यंत्र द्वारा मृत्यु हो जाती है। और जब रजिया सुल्ताना की षड्यंत्र द्वारा मृत्यु होती है तो केथल नामक स्थान पर बताते हैं कि उसकी मृत्यु एक डाकुओं के द्वारा कर दी जाती है। और उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो अल्तुनिया की भी कह सकते हैं कि डाकुओं के द्वारा ही वहां क्या हो जाती है, एक पेड़ के नीचे उनकी क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है, मतलब हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बताते हैं कि गुलाम वंश के अंतर्गत ये सारा जो षड्यंत्र चल रहा था राज्य के खिलाफ, तो वो था बहराम शाह का। और कह सकते हैं उसके साथ उसका समर्थन कर रहा था चालीसा का एक सरदार या गुलाम कह सकते हैं, वो था बलबन। तो इनके दोनों के द्वारा या कह सकते हैं इनके षड्यंत्र के द्वारा ही रजिया सुल्ताना की क्या आई, हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो रजिया सुल्ताना की कहानी तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है बहराम शाह। अब बहराम शाह के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कहानी के तौर पर कि बहराम शाह की कहानी क्या है। उसके बाद एक छोटा सा शासक आएगा महसूद शाह, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और नसरुद्दीन महमूद मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों आज जो हमें पढ़ना है वो बहराम शाह पढ़ना है, और बहराम शाह के बारे में देखते हैं कि कहानी क्या है दोस्तों। तो गुलाम वंश में आज जो हम हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे हम दोस्तों बहराम शाह। तो दोस्तों बहराम शाह की अगर हम बात करते हैं तो इसका काल कितना है, देखो रजिया का कितना था, 36 से 40 था, तो इसका हम लिखेंगे 1240 से 42। ये बहराम शाह है। अब देखते हैं कि भाई बहराम शाह ने कैसे शासन किया। देखो 2 साल ही शासन किया है, तो आप जान सकते हैं कि इतना प्रतापी सुल्तान तो नहीं हो सकता, कह सकते हैं कि इतना बढ़िया राजा तो नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, इसी कारण क्या हुआ है कि इसको 2 साल ही शासन की अनुमति दी गई थी। कह सकते हैं कि इसके साथ ही क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। पहले छोटा सा एक मैप बना लेते हैं दोस्तों कि इससे क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, क्योंकि मैं मैप इसलिए दोस्तों आपको बना रहा हूं क्योंकि इसके शासनकाल में एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण घटना बहराम शाह के शासनकाल की एक ही मानी जाती है, वो है मंगोल आक्रमण। भारत पर मंगोल जाति का क्या हो जाता है, भारत पर आक्रमण होता है, और प्रथम आक्रमण भी बहराम शाह के शासनकाल में ही माना जाता है। तो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी क्लियर कर लेते हैं। पहले एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, मैप के द्वारा देखते हैं दोस्तों कि बहराम शाह की कहानी क्या है। एक मैप बना लें भैया। भैया हिस्ट्री को अगर पढ़ना है बढ़िया से तो देखिएगा दोस्तों, मैप जरूर बना ले करें आप। जिस तरह से भी आपका बने करें उस तरह से आप मैपिंग की थोड़ी सी प्रयास करे करें, चाहे किस तरह से ही बने कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं हिस्ट्री के अंतर्गत भी, अगर या हम भूगोल पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, कि कुछ चीजें हमें मैपिंग के द्वारा आ जानी चाहिए, सारी चीज रटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा आप एक मैप तैयार कर लें इस तरह से। ये गुजरात बन चुका है, ये इस तरह से। ये भारतीय हम मैप बना रहे हैं, जिस तरह से भी बना है
कोशिश करें कि दोस्तों इस तरह से आप बना लें इसको। देखिएगा दोस्तों, ये बन चुका है भारतीय मैप। क्योंकि भारतीय मैप मेरा बनाने का उद्देश्य आज यही है, क्योंकि यहां से आज हम मंगोल अटैक देखेंगे किस तरह से उन्होंने मंगोल अटैक किया था। तो देखिएगा, ये एक और बना लें इस तरह से। ये हिस्सा क्या हुआ करता था? पाकिस्तान हुआ करता था। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत, यहां पे देखिएगा, यहां पे जिस तरह से मैं मैप में कर रहा हूं उस तरह से आप करते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं बोलूंगा क्या। क्योंकि यहां पर क्या है? मुल्तान, मुल्तान। यहां पे देखिएगा इसी के पास बनाएंगे लाहौर। लाहौर। और देखिएगा दोस्तों, यहां से जो होगा वो मंगोल अटैक होगा इस तरह से। यहां से दिशा जो मैं आपको बना रहा हूं इस तरह से, तो यहां से मंगोल। यहां पे कुछ याद करने के लिए मंगोल लिख लें, थोड़ा ध्यान रहेगा। मंगोल आक्रमण। तो देखिएगा, अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो यहां से मंगोल अटैक होगा इस तरह से। देखिएगा इस तरह से, पहले आप बना लें इस तरह से। और ये मुल्तान पर होगा, और मंगोल आक्रमणकारी जो होगा वो ताहिर खान होगा। ठीक है, तो इस तरह से मंगोल, अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा मैप ये बना लें, तो ये जो थी एक, यहां से देखिएगा दोस्तों, एक नदी भी निकाल लें, ये इस तरह से, इस तरह से ये मुल्तान लाहौर होती हुई इस तरह से। क्योंकि मैं आपको जब बताऊंगा इसकी कहानी तो आपको बहुत प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहां से सिंधु नदी है, अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी की, तो ये तो होगी सिंधु नदी। तो ये अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो थी दिल्ली, और दिल्ली पे अगर हम बात करते हैं, शासन है जो सुल्तान बनने आया है वो कौन है? बहराम शाह। अगर हम बात करते हैं भाई, जो बहराम शाह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों यही क्वेश्चन है। और देखिएगा, बहराम शाह को कुछ लोग ऐसा है कि एक तरह से इग्नोर कर देते हैं और उससे कोई भी ज्यादा कहानी नहीं बता पाते। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक इसकी कहानी बताने वाला हूं। बहुत दिलचस्प कहानी भी इसकी है। और देखिएगा, और कह सकते हैं कि बहराम शाह से एक तरह से हम छोड़ के चलते हैं तो इससे सोचते हैं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। आज आपको लगेगा कि बाकी में हमने आज हिस्ट्री पढ़ी है और लगा कि हाँ गुलाम बंस हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों इसकी कहानी अगर हम बात करते हैं कि बहराम शाह है कौन वास्तविक, तो बहराम शाह की अगर हम दोस्तों बात करते हैं, जो बहराम शाह है, अब देखिएगा दोस्तों कहानी सुने आप। जो बहराम शाह है, तो बहराम शाह की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर हम देखें तो ये इल्तुतमिश का अगर हम बात करते हैं, जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का ये तीसरा पुत्र था। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं, इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था, और कह सकते हैं कि रजिया सुल्ताना का क्या था? ये भाई था। क्योंकि रजिया सुल्ताना की उसके बाद क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। बताते हैं कि जब बहराम शाह शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का, तो बताते हैं कि बहुत अनेक समस्याएं थी दिल्ली के अंदर। वो समस्याएं ही क्या वास्तविक से? तो देखिएगा दिल्ली के अंदर क्या समस्याएं थी वो। तो जिस समय रजिया सुल्ताना सुल्तान बनी थी, तो उस समय कहानी ये चल रही थी कि जगह जगह विद्रोह होने लगे थे। विद्रोह होने का मुख्य कारण यही था दोस्तों कि रजिया सुल्ताना एक बिना नकाब के आना, और कह सकते हैं कि मौलवी काजियों का उसके साथ गलत व्यवहार करना, और कह सकते हैं कि एक तरह से
जब पुरुषों की भांति वो पुरुषों की भांति अपने वस्त्र पहन के आती थी, तो बताते हैं कि एक मुस्लिम आधार का कह सकते हैं कि एक बेइज्जती हुई थी और कह सकते हैं कि चारों तरफ विद्रोह होने लगे थे। लेकिन जब बहराम शाह शासक बनता है तो वो सेम विद्रोह चल रहे थे। अब बहराम शाह की अगर हम बात करते हैं तो बहराम शाह के बताते हैं कि इसी बहराम शाह की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो इसी बहराम शाह ने एक बात है, एक इसके शासनकाल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है इख्तियार उद्दीन। अगर हम इख्तियार उद्दीन की बात करते हैं तो बताते हैं कि इस बहराम शाह ने अपना सबसे करीबी व्यक्ति जो चुना था, या कह सकते हैं कि जिससे हर तरह की वार्तालाप करता था बहराम शाह, तो वो इख्तियार उद्दीन था। इख्तियार उद्दीन की अगर हम बात करते हैं तो इख्तियार उद्दीन इस बहराम शाह की, अभी रुकिएगा, इस बहराम शाह ने एक पद की नियुक्ति करी थी, एक पद चलाया था, उसका नाम था इलाही ए मामलिकात। देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहराम शाह ने एक पद बनाया था, एक नियुक्ति करी थी, इसी के द्वारा चलाया गया था, कह सकते हैं कि इलाही ए मामलिकात। इलाही ए लिखना है, इलाही ए मामलिकात एक पद की नियुक्ति करता है, जो कि कह सकते हैं कि एक ऐसा पद हुआ करता था, सुल्तान के बाद अगर कोई पद की नियुक्ति करी थी बहराम शाह ने तो वो इलाही ए मामलिकात इस पद पर नियुक्ति करता है। किसकी? देखिएगा दोस्तों, इसी इख्तियार उद्दीन की। अब इख्तियार उद्दीन की जब बताते हैं कि राजा के बाद इसको पद दिखता है तो बताते हैं कि इसने चालाकी करनी स्टार्ट कर दी। इस व्यक्ति ने बहराम शाह की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली और अपने आप को दोस्तों ये एक सुल्तान भी समझने लगा। धीरे धीरे कहानी आगे चलती रहती है। कुछ समय पश्चात हमें यह पता चलता है कि जब बहराम शाह को ऐसा लगता है कि इसकी सारी शक्तियां, मेरी सारी शक्तियां इख्तियार उद्दीन के हाथों में आने लगी हैं, तो बताते हैं कि इसी बहराम शाह ने इस पर कुछ शिकंजा कसना चाहा, लेकिन इसी इख्तियार उद्दीन ने एक कहानी बनाई। और कहानी क्या थी देखिएगा। इसी बहराम शाह की बहन थी, इसी बहराम शाह की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसी बहराम शाह की बहन थी जिसका नाम था तास्का बेगम। अब जब देखिएगा कहानी ध्यानपूर्वक सुनना, सारी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बहराम शाह इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था और बहराम शाह ने एक पद की नियुक्ति करी, इलाही ए मामलिकात। और कह सकते हैं कि इलाही ए मामलिकात पर नियुक्ति होती है किसकी? इख्तियार उद्दीन की। और इख्तियार उद्दीन ने क्या करा? अपनी सारी शक्तियां, कह सकते हैं कि जो बहराम शाह उन शक्तियों का प्रयोग करता था, उन शक्तियों का प्रयोग कौन करने लगता है? इख्तियार उद्दीन। जब बहराम शाह को लगता है कि भाई ये सारी शक्तियां मेरी ले चुका है, तो कुछ तो भाई राजा को करना पड़ेगा, सुल्तान को कुछ तो करना पड़ेगा, तो बताते हैं कि इस पे शिकंजा कसना चाहा। लेकिन बताते हैं कि बड़ा चतुर व्यक्ति था, इसने भी तुरंत ही शिकंजे को कमजोर करने के लिए, बहराम शाह की शक्ति को और कमजोर करने के लिए, बताते हैं कि इख्तियार उद्दीन कह सकते हैं कि इसी की बहन तास्का बेगम को पता है कि अपने जाल में फंसा लेता है, कह सकते हैं प्रेम प्रसंग में फंसा लेता है। इसीलिए बताते हैं कि जो तास्का बेगम थी वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? इख्तियार उद्दीन की ओर प्रभावित होने लगती है। और एक दिन बताते हैं कि यही इख्तियार उद्दीन दिल्ली से इसी की बहन को उठाकर ले जाता है लाहौर, और लाहौर में जाकर यही इख्तियार उद्दीन किससे विवाह कर लेता है? तास्का बेगम से। यह थी इसकी कहानी। अब दोस्तों आप खुद सोचिएगा कि कोई व्यक्ति किसी राजा की बहन को उठाकर ले जाए, और कह सकते हैं दोस्तों, और जब उसकी बहन को उठाकर ले जाता है तो आप खुद ही जान सकते हैं दोस्तों, क्या बहराम शाह शांत बैठेगा? बताइएगा आप, क्या बहराम शाह शांत बैठेगा? अरे एक तो आप उसकी सारी शक्तियां अपने कब्जे में ले चुके हो और कब्जे के साथ साथ उसकी बहन को उठाकर ले गए हो। अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, जब इख्तियार उद्दीन लाहौर भागता है तो लाहौर में बताते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या था दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसी लाहौर का एक व्यक्ति था मलिक कारकास, ऐसे लिखना, मलिक
कारकास। मलिक कारकास के पास बताते हैं दोस्तों यही कौन जाकर छुप जाता है, इख्तियारुद्दीन। अब देखिएगा जब बहराम शाह कमजोर शासक नहीं था दोस्तों, बहराम शाह बहुत ताकतवर था। अगर हम इसके बारे में अगर हम रियल बता दें, मैं पूरी कहानी आपको रियल बता रहा हूं। टीचर आपको बताएंगे छोटी छोटी ऊपरी बात बताएंगे, लेकिन आपको मैं विस्तार पूर्वक कहानी बता रहा हूं, क्योंकि इतिहास को मैं पढ़ना ही विस्तार पूर्वक है। सारे क्वेश्चन भी हम यहां से हल कर लेंगे, ठीक है। तो आप आसानी से कहानी को सुनते रहो। तो जब इख्तियारुद्दीन मलिक कारकास के यहाँ, क्योंकि ये सूबेदार यहाँ का था और बहराम शाह के द्वारा ही यहाँ पर बनाया गया था, जब मलिक कारकास के यहाँ इख्तियारुद्दीन छिपता है तो बताते हैं कि इसी समय इसने शिकंजा कसना चाहा बहराम शाह ने, और बहराम शाह ने कुछ अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ आक्रमण करा दिया। कहां पर? लाहौर पर। लाहौर पे बताते हैं कि मलिक कारकास ने खुद स्वयं इख्तियारुद्दीन को कह सकते हैं कि बहराम शाह को सौंप देता है, और बहराम शाह बताते हैं कि क्या कर देते हैं, इसी इख्तियारुद्दीन की हत्या करवा देता है। क्योंकि यहां से मलिक कारकास के यहां से लाकर इख्तियारुद्दीन को दिल्ली लाया जाता है, और दिल्ली लाकर बताते हैं कि इख्तियारुद्दीन की यही बहराम शाह क्या करा देता है, हत्या करा देता है। और हत्या कराने के बाद बताते हैं कि कुछ कहानी क्या हो जाती है इसके बारे में और देखिएगा। यह कहानी तो चली रही थी कि अचानक देखिएगा बहुत बड़ी भारत के ऊपर आपदा पड़ती है। कह सकते हैं कि बहुत बड़ा संकट उभर चुका था। क्यों उभरा था संकट? संकट यही उभरा था कि वो थे मंगोल। मंगोलों का आक्रमण क्यों होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय इल्तुतमिश राजा बनता है तो इल्तुतमिश के द्वारा बताते हैं कि मंगोल संकट को हटा दिया गया था। एक कह सकते हैं कि उस तरह से संधि करने के लिए एक तरह से मंगोल भी कह सकते हैं कि सिंधु नदी तक आए थे, और कुछ पत्र लिखकर क्या हो जाता है, इन्हीं मंगोलों को वापस भेज दिया जाता है। तो वो सिंधु नदी से क्या है कि वापस चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और रजिया सुल्ताना जब शासक बनती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कुछ लोगों को कि कुछ राजा कुछ समय के लिए शासन कर रहे हैं, कुछ समय के लिए, कोई 2 साल कर रहा है, कोई 4 साल कर रहा है, तो उसी चीज का फायदा उठा जाते हैं यही मंगोल। और मंगोलों ने एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था ताहिर खान, और बताते हैं कि ताहिर खान मंगोल अटैक इस तरह से करता है, और सबसे पहले इसने टारगेट बनाया मुल्तान को। तो बताते हैं कि जब मुल्तान पे आक्रमण किया तो यहां का एक सूबेदार था कबीर खां, और बताते हैं कि ये कबीर खां की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस कबीर खां ने इन मंगोलों का बहुत बड़ा विद्रोह किया, और बताते हैं कि मंगोल मुल्तान में अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर सके। इसीलिए बताते हैं कि मुल्तान से सीधा अटैक करते हैं यही मलिक कारकास के यहां, और बताते हैं कि मलिक कारकास के यहां जब मंगोल अटैक करते हैं तो बताते हैं कि यहां से महिलाओं का अपहरण भी किया जाता है, और कह सकते हैं कि यहां पर कुछ बच्चों का अपहरण करके मंगोल लूटकर एक तरह से अपने देश वापस चले जाते हैं। लेकिन बताते हैं कि जब मंगोल अटैक भारत पर होता है तो बताते हैं कि जो बहराम शाह था, बहराम शाह ने इन पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा। लेकिन कुछ समय के लिए बताते हैं कि कुछ लोग, एक इसी का बहराम शाह का एक कह सकते हैं, इसी बहराम शाह का वजीर था अली मलिक। इस अली मलिक की अगर हम बात करते हैं तो बहराम शाह कुछ छोटी टुकड़ी के साथ इन मंगोलों को दंडित करने के लिए भेजता है, लेकिन बताते हैं कि यही अली मलिक इन मंगोलों को दंडित नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत भारी संख्या में मंगोल यहां पर भारत आए थे। लेकिन बताते हैं कि यहां पर जो मलिक कारकास था यही हमेशा मंगोलों से लड़ता चला गया, अंत तक लड़ा, लेकिन बहराम शाह ने और भी कोई इसकी कह सकते हैं कि मदद नहीं करी। यही कारण था कि जो मंगोल अटैक हुआ था, जो प्रथम अटैक हुआ था, वो 1241 में हुआ था दोस्तों। अगर मंगोल अटैक पूछा जाए तो 1241 ईस्वी में भारत पर प्रथम मंगोल अटैक किसी के द्वारा हुआ था, तो वो कौन था? ताहिर खान था। और कह सकते हैं कब हुआ था? तो 1241 ईस्वी में। बताते हैं कि यहां पर कुछ कहानियां चलती रहती है, लेकिन जब धीरे धीरे मंगोल अटैक करते रहते हैं, लूटपाट होने लगती है, तो दिल्ली की जनता को लगने लगता है, उन गुलामों को लगने लगता है जो इल्तुतमिश के द्वारा संगठित किए गए थे, उनको लगता है कि बहराम शाह इन पर शिकंजा नहीं कस सकता। इसीलिए बताते हैं कि यहां पर एक रखनुद्दीन का पुत्र, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि बहराम शाह के बाद एक शासक बनता है मसूद शाह। इस मसूद शाह की बात करते हैं तो मसूद शाह एक तरह से कह सकते हैं कि रकनुद्दीन फिरोज
याद करिएगा दोस्तों, मैंने जिस समय इल्तुतमिश पढ़ा रहा था तो इल्तुतमिश के मरने के बाद तुरंत रकनुद्दीन फिरोज राजा बना था, जिसकी माता शाह तुर्कान थी। उसी का पौत्र कह सकते हैं, उसी का बेटा कौन है, ये कौन है, मसूद शाह। रकनुद्दीन फिरोज, रकनुद्दीन फिरोज का क्या है बेटा है ये। रकनुद्दीन फिरोज का बेटा है और इल्तुतमिश का क्या हो गया, ये पौत्र हो गया। तो बताते हैं कि इसने क्या किया, इस बहराम शाह की हत्या करके अगला शासक बन जाता है मसूद शाह। और मसूद शाह भी बताते हैं कि इतना प्रतापी नहीं था, वो भी अपने पिता रकनुद्दीन फिरोज की ही तरह था। और बताते हैं कि इसने एक तरह से क्या किया, वही मदिरा का सेवन करना, शराब पीना, ये सारी घटनाएं होती रही। और बताते हैं कि इसी का फायदा फिर से मंगोल उठा जाते हैं और मंगोलों ने फिर से इसी पश्चिमी भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण किया। और ये भारत पर दूसरा आक्रमण था दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मंगोलों का दूसरा आक्रमण अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो दोस्तों मसूद शाह के शासनकाल में हुआ था। और पहला आक्रमण जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको सीधा सा बताना है, वही बहराम शाह के शासनकाल में। मंगोलों ने अपना प्रथम अटैक कहां किया था, तो बताना है आपको, मुल्तान पर किया था। और वहां का कौन सूबेदार था, तो आप बताएंगे कबीर खां था। उसके बाद मंगोलों को यहां से शरण नहीं मिलती है तो दूसरा अटैक हो जाता है कहां पर, दूसरी जगह पे ये जाते हैं और अटैक करते हैं कहां पर, लाहौर पे। लाहौर पे कौन था, मलिक कारकास था। और देखिएगा क्वेश्चन ये क्या पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा, देखिए मैं थोड़े क्वेश्चन करा देता हूं। और इस तरह से बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत में दो राजा आते हैं, दोनों ही क्या हो जाते हैं, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर से क्या हो जाती है, एक दिल्ली जो सल्तनत थी वो लड़खड़ाने लगती है। लड़खड़ाने का मुख्य कारण यही था कि दोनों राजा आए और अचानक क्या होगी, इनकी मृत्यु हो गई और एक दूसरे ने एक दूसरे को मार दिया। और बताते हैं कि अगला जो शासक बन जाता है इस मसूद शाह की जो हत्या करता है, वो करता है नसरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों नसरुद्दीन महमूद का दोस्तों मैं अगले पार्ट में लाऊंगा। नसरुद्दीन महमूद में आपको अगले पार्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन दोनों की कहानी यही थी। इनसे जितने क्वेश्चन मुझसे बन सकते थे मैंने आपको बताए हैं। आप किसी भी लेवल तक, मैं आपको दोस्तों इस पार्ट से बता रहा हूं, इतने क्वेश्चन आपको बहराम शाह से, मसूद शाह से नहीं बताएंगे। यही बता देंगे मंगोल अटैक हुआ था। लेकिन दोस्तों मैंने आपको कहानी बताई और कहानी से आपको मैं समझता हूं कि समझ में भी आ गया होगा। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइएगा मंगोल प्रथम जो आक्रमण हुआ था मंगोलों का, वो किसके नेतृत्व में हुआ था, ताहिर खान के नेतृत्व में। ताहिर खान आए या खां आए, तो वो कब हुआ था, 1241 में। कौन सी नदी के पास आकर रुके थे, तो सिंधु नदी के आसपास रुके थे। पूछा जाएगा कि बताइएगा पहला जो मंगोल अटैक हुआ था वो किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो आपको बताना है कि बहराम शाह के शासनकाल में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बहराम शाह से कि बताइएगा इलाही ए मामलिकात पद की नियुक्ति किस सुल्तान के द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है बहराम शाह के द्वारा इलाही ए मामलिकात पद पर किसको बैठाया गया था, तो आपको बताएंगे इख्तियार उद्दीन ने बैठाया था, इख्तियारुद्दीन को बैठाया था। इख्तियारुद्दीन दिल्ली छोड़कर कहां भाग गया था, सीधा बताएंगे लाहौर में। किसके यहां शरण ली थी, तो मलिक कारकास के यहां शरण ली थी। और क्या इससे क्वेश्चन बनेगा, तो बताइएगा, ये तो आप जान सकते हैं कि तारकस कौन थी, तारकस कौन थी, बहराम शाह की बहन थी। और इसको उठाकर कहां ले गया था, आपका यही कहां, लाहौर में। और इसका बहराम शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठा, मसूद शाह। और मसूद शाह कौन था, रकनुद्दीन फिरोज का बेटा, कह सकते हैं कि इल्तुतमिश का पोता था। और इस मसूद शाह की हत्या किसने करी थी, तो आप बताएंगे नसरुद्दीन महमूद। दोस्तों अगर ये पार्ट आपको समझ में आया हो, क्योंकि मैंने स्पेशल आपके लिए अलग से ये पार्ट बनाया था ताकि आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको मिलते रहे। एक भी राजा ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको पढ़ाते बहुत लोग हैं, ऐसी पढ़ा देंगे मसूद शाह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहराम शाह से क्वेश्चन। अब बताओ आप मुझे कितने क्वेश्चन यहां से मैंने आपको बना के दिए। आप पीसीएस लेवल में भी आप अगर बैठते हैं तो दोस्तों आप पीसीएस लेवल की क्लास भी देखना, सेम आपको यही मिलेगी, बिल्कुल सेम पढ़ाएंगे। और मैंने आपको ज्यादा ही बताया इसमें, ठीक है। मैपिंग के द्वारा आप कर सकते हैं कि मंगोलों का अटैक कब हुआ था। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको समझ में आई हो, ये पार्ट आपको समझ में आया हो, तो जरूर से जरूर इस पार्ट को भी शेयर करते रहें और अगला पार्ट आप तैयार हो जाएं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।